हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो लैक्टोज ओपेरान वाला जो मॉडल का क्वेश्चन चल रहा था उसका आज हम लोग बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन करेंगे। ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन आपको पिछली बार समझा दिया था, पिछले वीडियो से कनेक्टिव वीडियो है ये। ठीक है ना। मतलब वो लास्ट वाला जो आप देखोगे उसके जस्ट आगे का है ये। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा, लैक्टोज ओपेरान मॉडल की संरचना और क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ लैक्टोज ओपेरान मॉडल। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो पिछली बार मैंने आपको बिल्कुल उसकी बेसिक डेफिनेशन, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे मैंने आपको समझा दिए थे। आज मैं आपको इस पूरे ओपेरान मॉडल और इसकी मैकेनिज्म को डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से इसको वीडियो को आप देखेंगे और मेरे देखने के मेरा जो ये जो वीडियो है इसके बाद आप लोग इसको बुक में लाइन टू लाइन पढ़ना। ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा जो ओपेरान मॉडल होता है, लैक्टोज ओपेरान मॉडल, इसकी स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हम समझते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर जीन और स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर बना होता है ओपेरान। क्योंकि ये ओपेरान लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग लैक ओपेरान मॉडल कहते हैं। तो ये जो कंट्रोलर जीन है इसमें 3 होते हैं। एक तो रिप्रेसर जीन होता है, एक प्रोमोटर जीन होता है और एक ऑपरेटर जीन होता है। सबके अपने डेफिनेट फंक्शंस होते हैं। रिप्रेसर जो जीन होता है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। रिप्रेसर प्रोटीन इस लैक्टोज ओपेरान मॉडल की मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोमोटर जो रहता है, प्रोमोटर जीन, ये प्रोमोटर जीन ये बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज की। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है डीएनए में, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये जीन्स है। इसमें यहाँ पर आकर अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन समझाया था, जब भी बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट पर जुड़ता है और वर्किंग स्टार्ट करता है ऑपरेटर से। और ऑपरेटर जो जीन रहता है, ये ऑपरेटर जीन पर ये रिप्रेसर प्रोटीन जो रहता है ये यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है। अब ये किस कंडीशन में जुड़ेगा वो हम लोग अपना जब इसकी मैकेनिज्म अभी समझेंगे तब आपको समझाएंगे। अभी अभी हम लोग केवल इसकी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। इसमें आपको 3 डायग्राम बनाना पड़ेंगे, एक तो ये स्ट्रक्चर का और 2 इसकी मैकेनिज्म के। वो मैकेनिज्म के अभी आपको समझाऊंगा जस्ट इसके बाद। फिर स्ट्रक्चरल जीन होते 3 होते, जेड, वाई और ए। जो जेड सिस्ट्रॉन होता है, इससे एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो रहता है आपका, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज शुगर में तोड़ देता है। परमिएज जो है वो सिस्ट्रॉन वाई से बनेगा। और परमिएज जो एंजाइम होता है, ये परमिएज एंजाइम आपका इस लैक्टोज की बैक्टीरिया की सेल में एंट्री में हेल्प करता है। मतलब लैक्टोज बैक्टीरिया की सेल में इस एंजाइम की मदद से इंटर करता है। फिर होता है सिस्ट्रॉन ए। सिस्ट्रॉन ए जो रहता है उससे ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो रहता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परबिएज एंजाइम जो रहता है इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, इन तीनों को मिलाकर हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और तीनों के अपने अपने डेफिनेट फंक्शन होते हैं। और ये कंट्रोलर जीन मतलब रिप्रेसर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई और ए, मतलब सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, इनको तीनों को मिलाकर स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और इस पूरी यूनिट को हम लोग ओपेरान कहते हैं। तो ओपेरान की हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। ओपेरान इज ए ग्रुप ऑफ
controller and structural genes which regulate the metabolism genetically। ये मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट टाइम बताई थी। क्या है डेफिनेशन, हिंदी में बताते हैं। ओपेरान नियंत्रणात्मक और संरचनात्मक जीन्स का वह समूह है जो उपापचय को आनुवांशिकता नियंत्रित करता है। क्योंकि ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म या लैक्टोज के उपापचय से संबंधित है, इसलिए इस ओपेरान को हम लोग लैक्टोज ओपेरान मॉडल या लेक ओपेरान मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब ये लेक ओपेरान जो डीएनए में रहता है उस बैक्टीरिया के, ई कोलाई बैक्टीरिया में जैकब और मोनार्ड ने इस लैक्टोज ओपेरान मॉडल को स्टडी किया था। और उन्होंने जब स्टडी करा और उन्होंने बताया कि ऐसे हजारों और सैकड़ों ओपेरान उस बैक्टीरिया के जीनोम में पाए जाते हैं। ऐसा कि ऐसे मैकेनिज्म लगभग हमारी सेल के अंदर, हमारे डीएनए में भी रहता है। ठीक है ना, मतलब हर चीज, हर प्रोटीन का बायोसिंथेसिस या हर जीन का एक्सप्रेशन वो रेगुलेटेड होता है। अगर रेगुलेटेड नहीं होगा तो अननेसेसरी एंजाइम और अननेसेसरी प्रोटीनेसिस हार्मोन हमारी सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे और उन हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन की हमारी सेल्स के अंदर अननेसेसरी फ्लडिंग हो जाएगी, मतलब अनावश्यक उनकी बाढ़ आ जाएगी, जो कि उस सेल की एक्टिविटी के लिए भी हार्मफुल है। सो दैट ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड ना हो, ये प्रोसेस बिल्कुल नियंत्रित हो, रेगुलेटेड हो। उसी कारण से हमारे जीनोम के अंदर और जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती के ऊपर लिविंग में पाए जाते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, सबके अंदर ऐसे ओपेरान, ऐसे जीन का एक समूह रहता है जिसे हम लोग ओपेरान कहते हैं। ठीक है, और जो जैसा जिस सब्सटेंस के रेगुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। जैसे ये लैक्टोज से रिलेटेड है तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया लेक ओपेरान। अगर ये माल्टोज से होता तो ये कहलाता माल्टोज ओपेरान। ये सुक्रोज से रिलेटेड होता तो ये कहलाता सुक्रोज ओपेरान। अगर ये ट्रिप्टोफेन से होता तो ये ट्रिप्टोफेन ओपेरान। तो मैंने कहा ना, जैसा सब्सटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे डीएनए में उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग जीन्स की इकाई होती है जिनको ओपेरान कहते हैं। ठीक है, अब ये ओपेरान, लैक्टोज ओपेरान कैसे रेगुलेटेड होता है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जिस मीडियम में वो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, अगर वहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है, मान के चलो लैक्टोज नहीं है, सपोज करो ये मेरे छत पे सीलिंग फैन चल रहा है, अब ये फैन चल रहा है, अब इसकी मान के चलो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं इस पंखे को बंद कर दूंगा, इसका स्विच है बोर्ड में, या फिर इसकी स्पीड को मैं क्या काम करूंगा, कम कर दूंगा। कैसे? इसका बोर्ड पे एक रेगुलेटर लगा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जब किसी एंजाइम की, जब किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो सिंथेसिस होगा, अदरवाइज उसका सिंथेसिस नहीं होगा। अब सपोज करो ऐसा उन्होंने समझाया कि जहां पर वो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वहां पर लैक्टोज नहीं है, मतलब लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम वेयर द बैक्टीरिया इज ग्रोइंग। अब बैक्टीरिया की कल्चर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, मतलब इन एंजाइम की जरूरत नहीं है। कौन कौन से एंजाइम की जरूरत नहीं है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, परमिएज की जरूरत नहीं है, ट्रांस एसिटाइलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अब चूंकि लैक्टोज ही नहीं है तो ये किसका मेटाबॉलिज्म करेंगे, किसका उपापचय करेंगे? सो इनका अब अननेसेसरी सिंथेसिस होना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस कंडीशन में ये कैसे ओपेरान मतलब ऑपरेट करेगा, कैसे ये एक्टिवेट होगा? तो जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ये जो आपका रिप्रेसर जीन है, ये रिप्रेसर जीन से एक एमआरएनए बनेगा, है ना, और ये रिप्रेसर एमआरएनए से ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है आपका, ऐसा ये रिप्रेसर प्रोटीन होता है मोनोमर
है ना। फिर ये आगे जाकर टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी इसकी ये यूनिट बने। ये रिप्रेसर प्रोटीन है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, कहां पर जाकर जुड़ जाएगा, आपके ऑपरेटर साइट पर जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि मीडियम में अभी लैक्टोज नहीं है। ये जहां पर ये रिप्रेसर प्रोटीन आपका आकर जुड़ गया है। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां आकर जुड़ गया, ये यहां पर आकर ये जुड़ गया। अब चूंकि प्रोमोटर साइट पर आपका कौन सा एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। हम ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा अल्फा डेस, बीटा बीटा डेस, और एक सिग्मा फैक्टर होता है जो इस एंजाइम को जहाँ प्रोमोटर साइट पर जुड़ने में हेल्प करता है। ये एंजाइम आकर यहाँ पर जुड़ गया आपका। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है। ये इसका बाइंडिंग साइट था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता प्रोमोटर पे पर वर्किंग स्टार्ट करता ऑपरेटर से। अब चूंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है और वहां पर ऑपरेटर साइट पर क्या जाकर जुड़ गया है, आपका रिप्रेसर प्रोटीन जाकर जुड़ गया है। चूंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट पर जुड़ जाता है, इसके कारण से अब ये प्रोमोटर साइट पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो जुड़ा है, इसकी जो साइट है वो इस रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा ब्लॉक कर दी जाएगी। मतलब रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ने के कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर साइट से अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। जब वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो ये तीनों सिस्ट्रॉन कौन कौन से, जेड, वाई और ए, इनसे आपका इनका तीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तीनों का अनुलेखन नहीं होगा। तो नो एंजाइम, मतलब ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा, तो एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा। मतलब ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, ना परमिएज बनेगा, ना ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। इनकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी लैक्टोज एब्सेंट है और ये तीनों एंजाइम किसके लिए आवश्यक होते हैं? ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तीनों जीन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। मतलब ना तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ट्रांसलेशन होगा, ना तो इनका अनुलेखन होगा, ना इनका अनुवादन होगा। और आप लोगों को मालूम है जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना, और अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बोथ दिस प्रोसेस विल नॉट अकर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो साइट है वो कौन से प्रोटीन ने ब्लॉक कर दिया है? रिप्रेसर प्रोटीन ने ब्लॉक कर दिया है। और वो होना भी जरूरी था। क्योंकि हमारे अभी जहाँ वो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, जहाँ वो बैक्टीरिया जिस कल्चर मीडियम में है वहां पर लैक्टोज एब्सेंट है। ये आपका पहला मैकेनिज्म होगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेसिबल सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दमन तंत्र। इसको बोलते हैं हम रिप्रेशन मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन ने इस प्रोसेस को रोक दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेसिबल सिस्टम। तो ये कहलाएगी पहली एक्टिविटी, पहली मैकेनिज्म, जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, दैट इज रिप्रेसिबल सिस्टम, मतलब दमन तंत्र, ठीक है ना। तो जब इसकी क्रियाविधि आप एक्सप्लेन करोगे, इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करोगे, तो आपको 2 हेडिंग करके करना पड़ेगा। पहली हेडिंग होगी क्या? जब मीडियम में लैक्टोज उपस्थित, जब when lactose is present in the medium। और सेकंड या फर्स्ट अपन जैसा भी अपन ने समझा है कि जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है, when lactose is absent in the medium।
और उसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्रेसिबल सिस्टम। क्या लिखेंगे, रिप्रेसिबल सिस्टम। हिंदी में लिखेंगे हम लोग इसको, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे दमन तंत्र। कौन सा तंत्र, ठीक है ना। और जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे उसको इंड्यूसिबल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम। हिंदी में कहेंगे उसे हम लोग प्रेरण तंत्र। कौन सा तंत्र कहेंगे उसको। तो इस प्रकार से हमारा ये लैक्टोज का मैकेनिज्म, लैक्टोज ओपेरान की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। तो ये हम लोगों ने पहला मैकेनिज्म समझा है, कौन सा, रिप्रेसिबल सिस्टम। ये कब था, जब मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, मतलब कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अब हम लोग, प्रेरण तंत्र। अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझेंगे। अब चूंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका आशय है कि हमारे को तीनों एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है और इस रिप्रेसर प्रोटीन को वो कर देता है इनएक्टिव। क्या कर देता है, इसको हिंदी में कहेंगे अपन लोग अक्रिय कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कर देगा तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है आपका, जहां पर ऑपरेटर साइट पर जहां पर जाकर नहीं जुड़ पाएगा वो, ये आपका ऑपरेटर साइट अब खाली रहेगा। किसके लिए खाली रहेगा, किसके लिए ब्लैंक रहेगा, आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए खाली रहेगा, उसकी एक्टिविटी के लिए। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है, जो कि डीएनए से एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। और एक सिग्मा फैक्टर होता है जो इसको प्रोमोटर साइट पर जुड़ने में हेल्प करता है। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट पर जुड़ जाएगा और एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऑपरेटर साइट से। जैसे ही ऑपरेटर साइट से एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो इस सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई और सिस्टोन ए को ये क्या काम करेगा, इनसे ये एमआरएनए बनाएगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बन गया आपका एमआरएनए, है ना। इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिस्टोन जेड और वाई और ए का अनुलेखन होगा, ठीक है ना। और फिर जब इनका अनुलेखन, ये एमआरएनए बन गया तो इस एमआरएनए से बनेगा ट्रांसलेशन होगा। इनका ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन होगा, है ना। और अनुवादन होगा तो आपको मालूम ही है कि इससे एमआरएनए से ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, राइबोसोम जुड़ जाएंगे और आपके तीनों एंजाइम बनेंगे। कौन कौन सा तीनों एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, है ना, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। दूसरा एंजाइम बनेगा परमिएज, जो लैक्टोज की बैक्टीरिया की सेल में एक्टिविटी को, एंट्री को कंट्रोल करेगा। और तीसरा एंजाइम बनेगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो ये इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ध्यान समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है, अब अपना लैक्टोज प्रेजेंट है तो इन तीनों एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों एंजाइम की जरूरत पड़ेगी तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, मतलब स्विच ऑन हो जाएगा। पहले स्विच ऑफ हो गया था, अब स्विच ऑन हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब पहले हमें जैसे मैंने अभी आपको पंखे का एग्जांपल देके बताया था, अब अभी हमें पंखे की जरूरत है तो हम स्विच ऑन करेंगे और रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करेंगे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ गया आपका प्रोमोटर साइट पर और ये एक्टिविटी स्टार्ट करेगा कहाँ से, ऑपरेटर साइट पे। और इन तीनों सिस्ट्रॉन को, तीनों सिस्ट्रॉन कौन कौन से आपके, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, इन तीनों जीन की कोडिंग करेगा जिससे एमआरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर ये एमआरएनए जो बनेगा ये राइबोसोम के साथ जुड़कर ट्रांसलेशन करेगा और 3 एंजाइम बनाएगा। कौन कौन से 3 एंजाइम, जेड जीन से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन से बनेगा आपका परमिएज और ए से बनेगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज। मतलब सिस्टोन जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सिस्टोन वाई से बनेगा परमिएज और सिस्टोन ए से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे या उसे कंप्लीट करेंगे। चूंकि अभी हमारा लैक्टोज मीडियम में उपस्थित था तो ये कहलाएगा हमारा इंड्यूसिबल सिस्टम।
इस प्रकार से आपको ये लैक्टोज ऑपेरान मॉडल समझाना है। इस प्रकार से अपने को ये 3 डायग्राम बना के समझाना है। 3 डायग्राम कौन कौन से बनेंगे? पहला तो आपका बनेगा उसकी स्ट्रक्चर का, दूसरा बनेगा उसकी मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म में पहला बनेगा आपका जब मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, और उसके ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे दमन तंत्र, अंग्रेजी में लिखेंगे हम लोग रिप्रेसिबल सिस्टम। और फिर उसके बाद उसका वो सेकंड वाला जो डायग्राम अभी मैंने आपको समझाया था वो बनाना है। फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड मैकेनिज्म, सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होता है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे हम लोग प्रेरण तंत्र, अंग्रेजी में लिखेंगे हम लोग इंडिजिबल सिस्टम। और फिर ये आप लोग डायग्राम बना के समझाएंगे। अगर आप इसमें थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यदि अगर आपने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। और ये डायग्राम बना के और ये अपने को सारी चीजें लिखना, कंट्रोलर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, इसमें सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई, सिस्टोन ए, और ये अपना इस बैक्टीरिया के अंदर ये डी इसके बैक्टीरिया के डीएनए में था, ठीक है ना। और ये ऑपेरान चूंकि काय से रिलेटेड है, ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेक ऑपेरान। क्या लिख देंगे? लेक ऑपेरान। और इस डायग्राम, तीनों डायग्राम के नीचे अलग अलग हेडिंग डाल के लिख देंगे। पहला वाला डायग्राम जो हमने लिखा बनाया था उसके नीचे लिखेंगे फिगर करके स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज ऑपेरान, ठीक है ना, समझ में आया। सेकंड डायग्राम जब हम बनाएंगे उसमें लिखेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम, है ना, मतलब दमन तंत्र। और तीसरा जो डायग्राम ये वाला बना है इसके नीचे लिखेंगे हम लोग इंडिजिबल सिस्टम, मतलब प्रेरण तंत्र। इस प्रकार से हमारा ये लैक्टोज ऑपेरान मॉडल एक्टिविटी करता है, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ये जो मॉडल है ये जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ठीक है ना। जैकब और मोनार्ड को उनके इस क्लासिकल वर्क के लिए, जेनेटिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और ये हमारे 12th के एग्जाम के अंदर भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। नीट के एग्जाम में इसका हर साल ये प्रश्न आता है, किसका? लैक्टोज ऑपेरान से रिलेटेड एक प्रश्न फिक्स है, हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसको आप लोग नहीं आए समझ में तो इसको पूरा 1-2 बार आप आगे पीछे वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आया डबल से देखें, पर दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेंगे, फर्स्ट वाला इसका एक पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, तब आपको दोनों को मिलाकर तब आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।